नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। मैं आपका साथी, आपका मित्र गोपाल लाल जोरवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, काफ़ी दिन से हम साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने मुझे व्हाइट बोर्ड पर बहुत कम देखा होगा। ऑन स्क्रीन देखा या फिर आपने वीडियो के माध्यम से देखा, जो भी है। लेकिन व्हाइट बोर्ड की सुविधा पहले भी हमारे पास थी, लेकिन समय अनुसार इसको प्रयोग करें, क्योंकि समय इतना मिलता नहीं है। ऑन स्क्रीन थोड़ी हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हैं कम समय में। इसीलिए आज हम एक ऐसी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण है, और एक श्रृंखला विशेष प्रस्तुत करेंगे जो आपके लिए आपके जीवन को बदल देने वाली होगी। फिलहाल में आपको देखने को मिल रहा होगा, राजस्थान में एक बहुत ही प्रमुख जो है शैक्षणिक भर्ती कह सकते हैं हम इसे, लेकिन भर्ती कहना गलत है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स है, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका नाम है सेट, राजस्थान सेट, ठीक है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज्य पात्रता परीक्षा। इस के बारे में आज हम जानेंगे। राजस्थान सेट के बारे में सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा, किस प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, सारी जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग क्षेत्र में ही ये आपके लिए योग्य है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं क्या है सेट। आपने एक नाम सुना होगा, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी का राज्य स्तरीय रूप सेट है, ध्यान रखिए। ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर होता है और ये आपका राज्य स्तर पर होता है, ठीक है। सेट राज्य स्तर पर सेट, सारी चीजें जो कि क्यों है, थोड़ा सा फर्क है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने नेट की तैयारी करी है तो आप सेट आराम से तैयारी कर सकते हैं। सारी चीज़ें वही है, वही क्राइटेरिया है, वही एलिजिबिलिटी है, हूबहू सिलेबस भी है आपका। ध्यान रखिए, सिलेबस भी हूबहू है। फर्क कितना सा है, थोड़ा सा इसमें एक तो जो पेपर का लेवल है आपका, वो राज्य के हिसाब से थोड़ा आसान होता है। नेट के मुकाबले, ठीक है, नेट के मुकाबले थोड़ा आसान होता है बस। नेट के मुकाबले थोड़ा सा आसान होता है बस, और कुछ फर्क नहीं होता। अगर आपको नेट की एलिजिबिलिटी, नेट के बारे में पूरी जानकारी पता ही नहीं है, तो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। अन्यथा आपने नेट दिया है, नेट देना चाह रहे हैं, नेट की परीक्षा अभी लगी थी, सब कुछ आपका जानकारी में है, तो आप भले ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ आपको मैं शुरू में जो बता दूंगा उसको छोड़ करके। अब एक तो फर्क ये है, दूसरा फर्क ये है कि इसकी जो मेरिट है, मेरिट और कट ऑफ, वही थोड़ी सी कम जाती है, ठीक है। वही नेट के मुकाबले थोड़ी कम रहती है। अब एक तीसरा फर्क और भी है मित्रों। क्या है तीसरा फर्क? तीसरा फर्क ये है
कि नेट और सेट में सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये सिर्फ राज्य स्तर पर मान्य है। अगला फैक्ट क्या है, राज्य स्तर पर मान्य है, परंतु इसकी जो पीएचडी है ना, वो सर्वमान्य है, मतलब वही नेट की तरह पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय, बिल्कुल। परंतु एक फर्क और भी बड़ा इसमें आपको देखने को मिलेगा। वो फर्क क्या है कि ये सिर्फ 1 डिग्री होगी सेट और दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा पीएचडी के लिए, और मेरे हिसाब से एक ही योग्यता है दोनों की, मेरिट में कोई फर्क नहीं है, दोनों की मेरिट एक ही रहेगी। सेट होगा तो पीएचडी आप कर सकते हैं। इसकी योग्यता कहने का अर्थ है कि जेआरएफ नहीं है, समझ रहे आप? जेआरएफ जैसा सिस्टम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में नहीं है। जेआरएफ की तलाश में आपको इसको करना नहीं चाहिए। अगर आप नेट में थोड़ा सा रह रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को, आप नेट की तैयारी अच्छी है, किसी कारण से आप नेट थोड़ा पीछे रह रहे हैं, तो आपको सेट देना चाहिए। अगर आपने नेट क्लियर कर लिया और आपको जेआरएफ देना है, तो नेट जब क्लियर कर लिया तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। भाई क्या नेट की जगह ये ले सकता है? नहीं, नेट इसकी जगह ले सकता है। नेट है तो सेट की आवश्यकता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, नेट चारों तरफ मान्य, पूरे भारत में, आपके राजस्थान में मान्य होगा। पीएचडी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि ये एक तो कॉलेज व्याख्याता के लिए, और दूसरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तीसरी आपकी जो मान्यता रहेगी वो पीएचडी के लिए। कोई आपको इसमें डाउट है? यहाँ पर जेआरएफ नहीं है, योग्यता इनकी एक ही रहती है, पास। अब हम आगे इसका पैटर्न, परीक्षा आदि के बारे में जानते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि फॉर्म चालू है, जो ईद की तिथि निकल चुकी थी लेकिन वापस बढ़ाई है। अंतिम तिथि आपकी रहेगी 31 जुलाई, ठीक है? जल्दी फॉर्म अप्लाई कीजिए आप। ये आपको ये जो फैक्ट थे, नेट और सेट दोनों में अंतर है, इसके बारे में आगे जानकारी मैं आपको दूंगा, नेट के बारे में और पूरी सेट के बारे में। नेट अगर आपका क्लियर है, नेट के बारे में आप जानते हैं, वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। सेट के बारे में आगे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और सेट और नेट में थोड़ा सा फर्क मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें और लास्ट में रहेगी, तब आपको पेपर के हिसाब से भी समझ में आएगा। एक मॉडल पेपर भी हम सॉल्व करेंगे अगले सप्ताह में। फिलहाल के लिए आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, बिल्कुल सटीक जानकारी आप इसको लिख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। इनमें कोई यस मित्रों, अब हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो एक बार इसका नाम मैं आपको हिंदी में और लिख देता हूँ, स्टेट टेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सारी चीजें एक एक जानेंगे। पहली बात हम फॉर्म के बारे में जानेंगे।
अंतिम तिथि की हम बात कर रहे थे। अंतिम तिथि इसकी 31 जुलाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा, सारी चीज़ें। तो देखिए, अंतिम तिथि तो आपकी है 31 जुलाई और वैसे अंतिम तिथि 3 फरवरी की। दूसरी बात, मोड क्या है फॉर्म भरने का, ये ऑनलाइन आपका रहेगा। कहाँ से भरेंगे आप, SSO ID पे लॉगिन करेंगे, वहाँ आपको नोटिफिकेशन दिखेगा साइड में, राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट। नहीं दिखे तो आप बाहर से सेट का लिंक ढूंढिए, उस पर क्लिक करिए, वो आपको डायरेक्ट SSO पे ले जाएगा। ठीक है, SSO पर आप एजुकेशन में ध्यान रखिए, एजुकेशन सेक्शन में आपकी जो पात्रता है वो आप पहले पढ़ ले नोटिफिकेशन में। ठीक है, नोटिफिकेशन के हिसाब से पात्रता क्या है, देखिए पात्रता है MA मास्टर ऑफ आर्ट होनी चाहिए, औरों के लिए ये नहीं है, या आप ये कह सकते हैं आपकी PG होनी चाहिए। स्नातकोत्तर में अब दूसरी इसमें और क्या शर्त है स्नातकोत्तर के भीतर, इसमें आपका 55% होना चाहिए। छूट भी है 5%, जैसे कि सारे जगह पर छूट होती है जो कैटेगराइज वर्ग है उनके लिए, तो वो छूट भी है आपकी। यहाँ पर सेम है, नेट और सेट में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और क्या पात्रता है इसमें, जैसा आपका नेट में है अपेयरिंग में भी लगा सकते हैं। आप PG अपेयरिंग में भी फॉर्म लगा सकते हैं, बशर्ते आपने आपके जो PG है उसका फॉर्म भर दिया होगा। एक तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में लगा सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है, लेकिन उसको थोड़ा क्लियर नहीं किया इन्होंने। लेकिन आपका जो फाइनल ईयर है जो भी लास्ट ईयर है आपका, उसका अगर आपने फॉर्म भर दिया है परीक्षा का, तो वो रिसीट आप डाल दीजिए। परीक्षा आने वाली है तो एडमिट कार्ड आप डाल दीजिए, वो आपको मान्य कर लेगा। लेकिन इनकी एक शर्त होती है, जैसे कि नेट की होती है वैसे ही इसकी भी शर्त है कि आप 2 साल के अंतर्गत अगर आप पास हो जाते हो तो 2 साल के अंदर आपको PG पास करना होगा विद 55%। ठीक है, 55% के साथ में आपको PG पास करना होगा। अगर आपने सेट पास कर लिया तभी आपका ये मान्य है, अन्यथा आप एलिजिबल आ जाएंगे और आपकी ये मान्यता नहीं रहेगी सेट की। ध्यान रखिए, वही मान्यता जैसा कि आपके नेट में है वैसा ही इसमें है। PG प्रीवियस ईयर में यहाँ पर थोड़ी बातें कंफ्यूज करने वाली है, एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के मैं आपको क्लियर आपके सामने बताऊंगा। इसलिए आप फाइनल ईयर में है तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर में भी है तो भर दीजिए, मेरा कहना यही है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में है तो पहली बार ही भर रहे होंगे शायद, और कोई बात नहीं, अगर आपने भर दिया तो और आप पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास योग्यता है। आपको हर कोई समाज में हर कोई थोड़ी पूछेगा कि प्रीवियस थी या फाइनल थी। जब आप इसको काम में लेंगे तो जाहिर सी बात है आप PhD तो तुरंत करेंगे नहीं, फाइनल ईयर को छोड़ करके, समझ रहे मेरी बात। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ तो क्लियर कट ही आपको मांगा जाएगा 55% योग्यता के साथ। वहाँ पर ये फाइनल ईयर प्रीवियस ईयर का सिस्टम नहीं है ना। तो इसकी और क्या क्या फायदे हैं ये योग्यता, ठीक है। अब एक बार इसका मान्यता क्षेत्र देख लेते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक तो राजस्थान राज्य में मान्य है।
राज्य स्तर पर, वो भी राजस्थान में, ठीक है, हमारे राजस्थान के तो राजस्थान में मान्य है। क्या बाहर के व्यक्ति भर सकते हैं इसको? ऐसा कुछ प्रावधान इन्होंने किया नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय से इसका संबंध है, वैसे कोटा यूनिवर्सिटी इसको करवा रही है, ठीक है। बाहर के व्यक्तियों का कोई अभी तक प्रावधान नहीं है। जैसे कि आपका रीट में बाहर के व्यक्तियों का योगदान है, तो इसमें भी हो सकता है। इसको एक बार आप देखिएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है कि सेट में इंटरेस्टेड है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़िए। मेरे हिसाब से तो इसमें मान्य है, लेकिन वो राजस्थान स्तर पर ही है। आप बाहर फिर आपके राज्य में नहीं दे पाओगे ना परीक्षा, तो कोई फायदा उसका है नहीं है। फिर भी तो एक ये किस किस के लिए है? एक तो आपका ये है कॉलेज व्याख्याता। अगर कॉलेज व्याख्याता की अलग से भर्ती निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से निकलती है, तो दोनों के लिए है। एक होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पहले क्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर में पीएचडी थी, लेकिन अभी तक उसका प्रावधान बदला हुआ है सरकार का, तो वो प्रावधान वापस लागू जब तक होगा, अभी पिछली साल तक था, तो वापस बढ़ाया गया है शायद। तो इसको आपको फॉर्म भरते समय देखना है कि पीएचडी मांग रहे हैं कि बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरा है इसका पीएचडी, और वो भी राजस्थान की विश्वविद्यालय से। ध्यान रखिए, राजस्थान का विश्वविद्यालय होना चाहिए जिस विश्वविद्यालय से आप पीजी करना चाह रहे हैं। बाहर के विश्वविद्यालय से नहीं होगा, मानकर चलिए सिर्फ राजस्थान होगा। ये तो आपकी क्लियर हो गई योग्यता वगैरह की बातें, ठीक है। अब इसकी क्या है कि कब तक रहेगी पात्रता, तो मित्रों ये आजीवन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छूट का कोई प्रावधान इसमें जो है वो 5% का सब जगह पर है। परसेंटेज में भी 5% रहेगा, और जब आप इसकी मेरिट देखेंगे तब भी 5% का आपका इसमें फर्क रहेगा। जो आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग कौन कौन है आप जानते हैं? SC ST, ओबीसी नहीं है, ध्यान रखिए, ओबीसी को इसमें छूट नहीं है। ओबीसी आरक्षित वर्ग में लिया ही नहीं है। जी हाँ मित्रों, तो बीच में आपका वीडियो रुक गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। जो यहाँ जानकारी है मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पेपर आपके 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। एक में आपकी शिक्षण, शोध, अभिरुचि और इत्यादि सामान्य बातें जो जानी जाएगी। ये लगभग ऐसे इसी प्रकार के आपके 10 इकाई रहेगी, और विषय के बारे में हम अलग से जानेंगे। अगर आपका विषय हिंदी नहीं है तो आपके एक्सपर्ट आपको अलग बताएंगे। तो इसमें एक बात है कि 10-10 यूनिट होती है दोनों में। पेपर 1 जो है आपका 100 अंक का है, पेपर 2 आपका 200 अंक का है। पेपर 1 में 50 नंबर 50 प्रश्न होंगे, 2 में 100 प्रश्न होंगे। इसका 1 घंटे है, इसका 2 घंटे है। 150 का कुल पेपर होगा आपका। 300 अंक इसमें है, इसी में से आपका मेरिट बनेगा। ध्यान रखिए, मेरिट इसमें भी बनेगी। इसकी योग्यता जितनी भी है पहले मेरिट बनेगी, उसके बाद में योग्यता के आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब इसकी एलिजिबिलिटी है कि इसमें 55% आना चाहिए आपका। ऐसा कुछ प्रावधान लोग कहते हैं कि 55% में इसमें पास हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी मेरिट जाती है जैसे नेट की भी जाती है। अब जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एक साथ दोनों पेपर होंगे, कोई गैप आपका नहीं होगा। बैठे रहना है आपको एक ही जगह पर। पहले पेपर 1 करो, चाहे ऑनलाइन अगर होगा तो उसमें दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन हालांकि पेपर पहला ही किया जाता है हर जगह, बिना ब्रेक के होगा, ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। 4-5 ऑप्शन होंगे ना, 5 वाले को 4 ही। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसीलिए 5वां विकल्प भी आएगा। 5वां विकल्प सब जगह चला दिया। हालांकि इसको ऑफलाइन में चलाया था, लेकिन ऑनलाइन में भी चलने लग गया। और कुछ विशेष जानकारी है कि इसकी एग्जाम कब होगी। सितंबर में इसकी डेट आई है। एक बार और नोटिफिकेशन देख के हम आपको
बता देंगे। कोई विशेष जानकारी ये है कि इसमें पेपर 1 में 40% अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाकर आपका पेपर 2 होगा। जैसे कि सारी शैक्षणिक परीक्षाओं में आपकी होती है, टीचिंग की एग्जाम जितनी भी है उनमें 40% का नियम है, इसमें भी 40% का नियम है। ये आप एक बार और देख लीजिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो आप मेरे को बताइए जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ, एक बात हमने करी थी कि हमने SC ST को आरक्षण के लिए बता रहे, लेकिन OBC को नहीं। OBC को सेंट्रल में आरक्षण नहीं है, तो यहाँ भी OBC को आरक्षण नहीं है। कुछ भर्तियाँ हैं जिनमें ही आरक्षण है OBC को, तो यहाँ OBC को नहीं है। ST ST माइनॉरिटीज जिनमें आपका लैंग्वेज और रिलीजन इत्यादि की माइनॉरिटीज है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आती है, आपने आरक्षित वर्ग देखा है, तो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी योग्यता के हिसाब से। हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर में ही हैं अभी, तो भी आप फॉर्म भरिए। मेरा मानना है कि परीक्षा को तो आप देखिए, कम से कम आपकी योग्यता कोई माने नहीं। अगर आप पास हो जाते हैं तो भी आपको कोई बुराई नहीं है भाई। आपकी जब प्रीवियस ईयर चल रही है तो फाइनल ईयर में आप देंगे तो दोबारा दे लीजिए या मत दीजिए, लेकिन आपको एक बार अनुभव तो रहेगा कि कैसे परीक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को दे लो चाहे नेट की परीक्षा दे लो, उल्टा थोड़ा पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम ही आता है नेट में, इससे भी टफ पेपर आता है। तो आपको कम से कम तरीका तो देखने को मिलेगा कि इस प्रकार नेट का पेपर आता है। फिलहाल के लिए आप एक बार अपने स्तर पर इसको नोट डाउन करिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम क्या समझेंगे, एक बार पेपर 1 का सिलेबस समझ लेते हैं, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर समझने के लिए कोई बिंदु नहीं बचेगा। ठीक है, आइए एक बार इसको इरेज करता हूँ। जी हाँ मित्रों, पुनः स्वागत है आपका। तो हम जान रहे थे शायद राज्य पात्रता परीक्षा, इसके बारे में हमने पेपर 1 को जाना, इसके बारे में पेपर 1 का थोड़ा पैटर्न हमने समझा। मोटे मोटे तौर पर पेपर 1 में 10 यूनिट आपकी होती है, तो 50 अगर प्रश्न है, कुल 50 प्रश्न आपके होंगे, तो जाहिर सी बात है विभाजन की कोई जरूरत नहीं है। 5 प्रश्न हर इकाई में से आएंगे। इकाइयों के नाम वाइज मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। सिलेबस ऑथराइज है, आपके समक्ष है, देख लीजिए। क्योंकि अंदाजे से लिखने में और एक बार देख के प्रॉपर सिलेबस को लिखने में, बताने में फर्क होता है। मैंने आपको मोटे तौर पर अंदाजे से बता दी थी, जो यूनिट है वो ही यहाँ पर है। एक बार हम इसको क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। 2026 के हिसाब से अपडेटेड है, क्लियर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उनको एक बार अंग्रेजी माध्यम से मैच कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। इकाई 1 है आपकी जिसका नाम है आपका शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिरुचि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपको शिक्षण यानी एजुकेशन की सारी चीज़ जाननी है। अगर आपने बीएड किया है, आपने बीएसटीसी वगैरह किया है, तो आपने वहाँ सारी चीज़ें आपने ये जानी होंगी। क्या क्या टॉपिक है इसमें एक बार हम मोटे तौर पर देख लेते हैं। सभी में शिक्षण आएगा आपका, तो शिक्षण की एक बार क्या है शिक्षण ये जानते हैं। इसमें क्या है भी आता है, विशेषताएं आती है, क्या है में परिभाषाएं आएगी, ध्यान रखिए। परिभाषाएं और अर्थ इत्यादि आ जाता है विद्वानों के हिसाब से। विशेषताएं क्या है शिक्षण की, अब एक आ जाता है शिक्षार्थी।
यहाँ पर शिक्षार्थी आपका उच्च शिक्षा का शिक्षार्थी रहेगा, छोटा बच्चा नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। तो उसकी भी विशेषता है। विभिन्नताएं भी आएगी कि क्या विभिन्नताएं होती है और क्या विभिन्नताओं से परेशानी आ जाती है। एक रहेगा आपका बिंदु मूल्यांकन का। मूल्यांकन के बारे में जानना है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के तरीके भी होते हैं, मूल्यांकन का प्रकार भी होता है। एक संपूर्ण मूल्यांकन होता है, एक बीच में होता है जैसे अर्धवार्षिक, वार्षिक इत्यादि सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर ही पूछा जाएगा। और एक होता है शिक्षण सहायक सामग्री प्रणाली भी कहते हैं इसको, जिसमें आपकी सहायक सामग्री आएगी और आपका टॉपिक, बिंदु इत्यादि, इकाई योजना इत्यादि जो आपने बीएड में पढ़ी होगी वो सारी चीज़ें इसमें पूछ सकता है। लेकिन इसमें मोटे तौर पर आपको सहायक सामग्रियों के बारे में पूछता है। और एक यूनिट में से इतनी सारी टॉपिक है तो कोई से में भी एक। और प्रभावी शिक्षण आपका कैसा रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। और ये व्हाट इज टीचिंग, इसमें डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, फिर वही लर्नर, व्हाट इज लर्नर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर और डिफरेंट कंडीशन ऑफ लर्नर, डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर, है ना। ये आपका मूल्यांकन है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर दिखेंगी। इवैल्यूएशन सिस्टम जिसको कहते हैं मूल्यांकन प्रणाली। तो इवैल्यूएशन में कौन कौन से इवैल्यूएशन होते हैं, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये सब एक अपने आप में कोर्स है, ध्यान रखिए। एक जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी विषय को अवश्य बताएगा, तो एक एक यूनिट नीचे इधर उधर आप नहीं पढ़ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। आप सब जानते हैं सहायक सामग्रियों में क्या क्या आती है। तो बड़े क्लास के बच्चे जो होते हैं उनकी सहायक सामग्री क्या होती है, आपको कॉलेज के स्तर पर सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। प्रभावी शिक्षण क्या होता है ये आप जानते हैं, किस प्रकार प्रभावी शिक्षण के बिंदु आपको काम में ले रहे हैं। अब इकाई आपने आ जाती है 2। इकाई 2 में इसका नाम है शोध अभिरुचि। रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आती है, वही शोध के बारे में जो इसमें आया था। आपका बिंदु एक ही रहेगा आपका शोध। शोध का क्या जानना है, अर्थ, और एक होता है परिभाषाएं जानेंगे आप। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, सारी चीज़ें इंग्लिश में भी होती वही रहेगी। आप इसका इंग्लिश में सिलेबस निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आएगा इसका उद्देश्य। एक इसके प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे हमको, शोध के प्रकार, विधियां भी पढ़नी पड़ेगी शोध की, कौन कौन सी विधि से कैसे कैसे शोध करते हैं, है ना। चरण, विधियों के हिसाब से इनके शोध के चरण, कौन सी विधि में कौन कौन से चरण है, और शोध की नैतिकता, शोध प्रबंधन लेखन। शोध लेखन भी आपका रहेगा। ये एक बार नया सा टॉपिक लग रहा है आपको, लेकिन ये पहले भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप रिसर्च करने जा रहे हैं। तो रिसर्च कैसे लिखना है, कैसे सिनॉप्सिस तैयार करनी है, कैसे आपको टॉपिक चूज करना है, ये पूछ सकता है कोई भी, बड़ी दिक्कत नहीं है। अब पठन बोध एक इकाई आती है, कॉम्प्रिहेंशन। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भी, गद्यांश और पद्यांश
अपठित और पठित दोनों ही आ सकते हैं, और पठित इसमें कुछ है नहीं है, इसीलिए इसमें अपठित ही आएगा। लेकिन गद्यांश और पद्यांश आ सकता है दोनों ही। लेकिन मित्रों पद्यांश इसमें इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आपका हिंदी का एग्जाम नहीं है, ये आपका भाषा का एग्जाम नहीं है, ये आपका जो है एलिजिबिलिटी चेक है, माइंड चेक एग्जाम है, इसलिए इसमें गद्यांश ही आएगा। कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है, गद्यांश आएगा। गद्यांश में आप जानते हैं क्या चीज़ें पूछी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ विशेष विचार की पहचान करनी होती है। कुछ आपको इसमें से शब्दावली का उपयोग पूछा जा सकता है, कुछ शिक्षा क्या मिली हमको ये पूछा जा सकता है, क्या कहना चाह रहा है, समझ क्षमता हमारी पूछी जाती है। इसमें समझ को विकसित देखने के लिए ही आपका ये यूनिट होता है, समझ देखने के लिए। ध्यान रखिए कि क्या आपकी तर्क शक्ति है, किस प्रकार से आप सोचते हैं, तो ये आपकी जो सोच है, समझ है, जिसको सूझ भी बोलते हैं हम, ये सारी क्षमता आपको देखने के लिए यहाँ पर ये यूनिट प्रत्यारोपित की गई है। इसमें गद्यांश का सारांश वगैरह, शीर्षक वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। आगे बढ़ते हैं। यूनिट संख्या 4 है संप्रेषण। संप्रेषण का वही है, चीजें वही पढ़नी है। क्या तो संप्रेषण होता है, अर्थ, विशेषता, परिभाषा भी पढ़नी है। प्रकार पढ़ने तो प्रकारों की परिभाषाएं पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो और प्रकारों में भी अंदर से प्रश्न आएंगे। प्रकारों के अंदर से प्रश्न आएंगे, इसमें थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट महत्वपूर्ण है, वैसे दोनों यूनिटें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो संप्रेषण के प्रकार हैं, तो प्रकार ही आपको इसमें प्रश्न के लिए योग्य बनाएंगे। और थोड़ा सा इसमें जो आपका मीडिया है वो भी पूछा जाता है, ठीक है। मीडिया का महत्व संप्रेषण में क्या है, संप्रेषण और मीडिया का क्या कनेक्शन है, और संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या है, ये भी पूछा जाता है। एक शोर और होता है, इसमें शोर वो पूछा जाता है, शोर क्या है और शोर क्या होता है, ये बाधा को शोर कहते हैं, शोर के प्रकार वगैरह सब पूछा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट है संप्रेषण। आगे हम बढ़ते हैं यूनिट संख्या 5 की ओर। गणितीय तर्क आएगा आपका। गणित भी सामान्य आएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है गणितीय तर्क एवं अभिव्यक्ति। गणित में वही बात आती है, एक तो तर्क के प्रकार, गणित में कौन कौन से तर्क है ऐसा नहीं है, तर्क क्या है वो पूछा जाता है। तर्क को फिर गणित के आधार पर देखते हैं हम। फिर गणित में प्रश्नावली आएगी आपकी संख्या की, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या आदि इत्यादि। और फिर इसी में आपकी जो श्रृंखला वाली प्रश्नावली होती है रीजनिंग में, गणित में भी श्रृंखला होती है, तो ये श्रृंखला दोनों तरफ जाननी पड़ेगी आपको गणित रीजनिंग में। और ये टूट, गणित के टूट संबंध, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ये संबंध रीजनिंग में आएगी, ध्यान रखिए। लेकिन आपस में जो संख्याओं का संबंध पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें तर्क और गणित एक ही जगह कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग और गणित थोड़ा सा मिलावट कर दिया, और लॉजिक तर्क अलग कर दिया एक प्रश्नावली, वो रीजनिंग के अलग से प्रश्नावली। गणित में क्या है, तो एक तो भिन्न, समय, दूरी, काम दूरी इत्यादि का आता है ना, अनुपात, लाभ हानि, प्रतिशत,
औसत ब्याज छूट इत्यादि इत्यादि, जो आपकी ये समझ लीजिए आपकी 8वीं से 10वीं स्तर की मैथ है ये। बस इसमें से कुछ पूछा जा सकता है। 8वीं स्तर की मैथ भी आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैथ नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। इकाई संख्या 6 देखते हैं हम। तार्किक तर्क, इस इकाई को मैं अलग से आपके लिए करवाऊंगा। लॉजिकल तर्क है, इसमें जितने भी आपकी तर्क के बारे में चीजें हैं वो गहराई से आपको इसमें देखनी पड़ेगी। तो पूरी जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग कहने का अर्थ है कि आपने जो रीजनिंग पढ़ी है सामान्य तौर पर एसएससी वगैरह की तैयारी करने, राजस्थान की तैयारी करने के लिए, वो सारी चीज़ इसमें आएगी। लेकिन उसको थोड़ा सा क्या है, व्याख्यात्मक तरीके से पूछेगा यहाँ पर। व्याख्यात्मक तरीके से कैसे? तर्क की सारी चीजें पूछी जाएगी, आरेख पूछा जाएगा पूरा, आरेख में गहन आरेख, तार्किक आरेख, तार्किक गहन आरेख इत्यादि तर्क की बहुत चीजें पूछी जाएगी। इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। थोड़ा सा इसकी चीजें बहुत ज़्यादा है। और ढांचा जो होता है, मेल श्रृंखला की इत्यादि भी आती है, तर्क का ढांचा है ना, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। इकाई संख्या 7 क्या है? आंकड़ों का व्याख्या। गणित से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है आपकी ये। गणित और इकोनॉमिक्स में आपकी आती है आंकड़ों का प्रकार, आंकड़ों का स्रोत, वर्गीकरण, है ना। और व्याख्या अंदर से पूछे जाएंगे प्रश्न, ध्यान रखिए। आंकड़ों में भी आईसीटी पूछी जाएगी आपसे। आईसीटी में एक तो कंप्यूटर और एक होता है आपकी शिक्षा सहायक सामग्री, जो भी सारी चीजें कंप्यूटर की तरह शिक्षण में सहायकता देती है। ठीक है, सहायक सामग्री पूरी जो भी होती है। एक आपकी रहेगी लोक और पर्यावरण। इसमें पर्यावरण में क्या आएगा आपका? सारे तो लोग आ जाएंगे आपके, सारे मानव विकास इत्यादि आ जाएगा। पर्यावरण के मुद्दे, ठोस गैस तरल इत्यादि जो विज्ञान के मुद्दे हैं ना, प्रकाश इत्यादि, वो सारे इसमें आ जाएंगे जिनको हम पर्यावरण में पढ़ते हैं 8वीं स्तर तक। तो उच्च शिक्षा की प्रणाली भी एक आपका रहेगा। मैंने आपको बताया था हायर एजुकेशन अलग से पढ़ना पड़ेगा। उच्च शिक्षा का तो क्या तो ढांचा है, किस प्रकार से कौन कौन सी संस्था है, क्या नीतियाँ हैं, शिक्षा योग्यता क्या क्या रहेगी, किसमें क्या रहती है, और कौन सी जो आपकी है संस्था क्या करती है, और कौन सी संस्था का क्या उद्देश्य था, कोई कमीशन वगैरह जो बनाए हैं आपकी, शिक्षा नीतियाँ बनाई है, एनसीएफ वगैरह बनाए हैं, वो सब पूछा जाता है। फिलहाल के लिए आप इसको एक बार अपने स्तर पर नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम मिलेंगे। उम्मीद है आपने ये सिलेबस पूरा ढंग से समझ लिया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार और अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। 2-3 चीज़ें मैंने आपको छोड़ी है, तर्क छोड़ा है और एक आईसीटी छोड़ी है और एक उच्च शिक्षा छोड़ी है। इन तीनों को अलग से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इनमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से आपको कौन कौन सी यूनिटों को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। हिंदी हमारा सेकंड पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर में कुछ चीज़ें अगर समय मिलेगा तो आपको बताई जाएगी। जो चीज़ें मैंने आपको अलग से बताने की कोशिश करी है वो आपका टीचिंग है, तर्क है, संप्रेषण है और आपका लोक
और उच्च शिक्षा है, लोक पर्यावरण और ये 4 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। रीजनिंग, गणित इत्यादि आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।